नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, आभार कि आपने सेवा का अवसर दिया। सर, घटनाएँ कुछ ऐसी है कि दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, बदायूं में जो कुछ हुआ, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? एक जाति विशेष के खिलाफ अगर उसको देखा जाए, तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं कि आप इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। हम धर्म की बात न करें, हम केवल ये बात करें कि ऐसा जघन्य हत्याकांड आपने कितनी बार देखा है। मैं तो पुलिस में रहा हूं, 36 साल पुलिस की सेवा की है। इस तरह का जघन्य हत्याकांड कि आदमी की आत्मा थर्रा जाए, तो उसमें धर्म की बात नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाना चाहिए, तो मैं गलत कह रहा हूं। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल मटिया मेट कर देना चाहिए, तो मैं गलत कह रहा हूं। मैं तो बधाई दूंगा बदायूं के एसएसपी को, आलोक प्रियदर्शी को और उनकी टीम को कि उन्होंने वो काम करके दिखाया कि वर्दी की लाज और पुलिस की प्रतिष्ठा दोनों को धूमिल होने से बचाया। ये जो जिसने हत्या की है और जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में ये गया था, कुछ मुझे भी जानकारी मिली है कि उसने 5,000 रुपए उधार मांगे। मृतका जो मृतक बच्चे हैं, उनकी मां ने कहा कि ठीक है, हम दे देंगे, तुम रुको। ये ऊपर गया, चाय मांगी, उसको चाय भेजी। पानी मांगा तो एक बच्चा चाय लेने जब आने लगा तो उसका गला काट दिया, दूसरे का गला काट दिया और खून से सना हुआ बाहर आया। और इतना कुछ करने के बावजूद उसने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसकी डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए उधार चाहिए। और ये उधार देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कोई बहुत ज्यादा संपन्न जो पीड़ित परिवार है, वो भी कोई बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम देंगे। और उसके बाद छाती में जिस तरीके से चाकू घोंपा, उनके साथ विश्वासघात किया, दो उनके बच्चों को बड़े होने से पहले ही वो चिराग बुझा दिए। और आप कहते हैं कि जातीयता राजनीति। मैं उन घटिया राजनीतिक लोगों से ये कहूंगा, एक शब्द संवेदना का अगर आप कह देते, एक शब्द कठोर निंदा का आप कह देते, दोनों बातें देखें। न आपने निंदा की हत्यारे की, न आपने संवेदना के दो शब्द कहे, क्योंकि संवेदना कहेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप बहुसंख्यक के साथ मिल गए हैं। ओह, उनके दो बच्चे तो इसी तरह से कटने के लिए ही पैदा हुए थे। तो ये बेहयाई और निर्लज्जता देखिए उन राजनीतिक दलों की। दूसरी चीज, इनकी निंदा नहीं की इस हत्या ने की, क्योंकि निंदा कर देंगे तो वैसे ही इन सब की जमानतें जब्त होने का, सूपड़ा साफ होने का समय आ गया है। तो और सूपड़ा साफ हो जाएगा कि आपने उनकी निंदा कर दी, हत्यारे की। वो तो बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने हत्या की थी कि आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा। अब दोनों बातों से यह साफ हो गया है, आपकी मानसिक दिवालियापन नहीं, मानसिक धूर्तता, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपके अंदर वो नैतिक साहस नहीं है कि आप हत्यारे को हत्यारा कह सकें। आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि इस जघन्य हत्याकांड की निंदा और भर्त्सना करें, क्योंकि आपकी वोट की लालच आपको कहने नहीं देगी। आपके मुंह में दही जमा था, है और रहेगा। आपके मुंह से दो शब्द संवेदना के नहीं निकलेंगे कि कहीं ऐसा उसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए और लोग ये समझने लगे कि अब आप बहुसंख्यक के साथ खड़े हैं। क्योंकि पीड़ित और आतताई, इसका भी फर्क आप तब देखते हैं जब आप देखते हैं कि जात बिरादरी के पैमाने और समीकरण के ऊपर आपको राजनीतिक लाभ और तुष्टीकरण कहां पुष्पित पल्लवित होता है। इस तरीके के घटिया राजनीतिक लोगों ने ही इस देश का राजनीतिक वातावरण कलुषित कर दिया है अंजू जी। और उनकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बार पहले भी कहा था, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। ये वही लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। हत्या बलात्कार करे और फांसी होती है तो कितनी पीड़ा, कितनी संवेदना और वफादारी का आलम। तो अंजू जी ये देखिए कि बस जाकर के आरती का थाल लेकर के नहीं कहा तुमेव माता च पिता तुमेव, बाकी सारा आत्मसमर्पण अपनी अंतर आत्मा का, अपने विश्वास का, अपने संस्कार का, तो उनके चरणों में उन्होंने अर्पित कर ही दिया। देश सावधान हो जाए, ऐसे धूर्त राजनीतिज्ञ आज किसी के बच्चों की, दो बच्चों की गले पे चाकू चला है, और जब कभी अन्य पे चलेगा, हमारे और आपके ऊपर चलेगा, कि इनका यही एटीट्यूड रहेगा कि यहां पर दंगे कराए जाएंगे। दंगे तो आप कराते हैं। और दूसरा पक्ष यह था कि अपराधियों को खुलेआम छूट मिली है। अपराधियों को खुली छूट देने की डॉक्टरेट और गोल्ड मेडल तो आप ले चुके हैं पहले। इतना हिंसा का और अपराध का तांडव
पहले कभी नहीं हुआ। और जिस तरीके से अपराध और अपराधी और माफिया को आपने प्राण ऊर्जा दी, वो शर्मनाक अध्याय था उत्तर प्रदेश और भारत के इतिहास में। सर लेकिन ये तो वही पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों को छोड़ने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि फिर तो पद्म विभूषण और विभूषण भी दे दीजिए इनको, अगर आप इनके लिए इतने ही ललायत हो रहे हैं। ये वही पार्टी है। मैं आपको बताऊं, मैं तो, आपको पता नहीं ये मालूम है कि नहीं मालूम है कि एक आतताई, या इसका शायद नाम याद आ रहा है मुझे, चरमपंथी था इंडियन मुजाहिदीन का, तारिक कासमी, ये पेशी में जा रहा था और लू खा करके मर गया। अब लू खा के मर गया तो उसमें क्या हो सकता है। मैं रिटायरमेंट के 3 साल बाद मेरे, और ब्रिजलाल तब डीजी सिविल डिफेंस थे, सेवा में थे। उन्होंने देखा ये अवसर अच्छा है कि एक तीर से कई निशाने कर लिए जाएं। एक तुष्टीकरण की थोड़ी राजनीति हो जाएगी, सहानुभूति मिल जाएगी। तो उन्होंने एक हत्या का मुकदमा लिखाया, जिसमें पता नहीं आपको मालूम कि मैं भी नामित था उस हत्याकांड में। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। तो आज समझ लीजिए उसमें मैं भी नामित था हत्या में, हम्म। ब्रिजलाल भी नामित थे, और एसटीएफ के वो 40 कमांडो जिन्होंने इस आतताई को गिरफ्तार किया था। अरे मैं रिटायर हो गया था, डीजीपी का पद मैंने छोड़ा 2010 में, हम्म। और उसके 3 साल बाद जब ये मरता है लू खा के, तो मैं ऋषिकेश में था। और ऋषिकेश में जब था तो वहां पर मैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल भाषण देने गया था। भाषण के बाद तमाम पत्रकार अपने कैमरा वगैरह लेकर के आए। तो मैं समझा कि शायद वो समझेंगे कि भाषण बड़ा अच्छा था, और आपके भाषण के बारे में कुछ वक्तव्य लेने आए होंगे। तो उन्होंने पहला सवाल किया, सर आपके ऊपर तो हत्या का मुकदमा लिख गया है। उनके भाई कहाँ से? उनका एक चरमपंथी वहां लखनऊ में बाराबंकी में मर गया था, और उन्होंने कहा कि उसमें आपका भी हाथ है। कि भाई मैं यहाँ 24 घंटे से यहाँ हूँ, और मरा अभी तो ऐसा कोई बटन या रोबो या ड्रोन मेरे पास यहाँ नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है कि बटन दबाया और 500 किलोमीटर दूर जाकर के वो उसको मार डालेगा। ऐसा कोई रोबो या मेरे पास तो है नहीं। बहरहाल मैंने एक बयान और दिया कि मैं चाहता हूं कि बात यह, मैं तो पका हुआ आम हूं। मुझे आप सिर्फ एफआईआर ही न करें हत्या की, आप मुझे हजरतगंज चौराहे लखनऊ में फांसी भी दें, जिससे मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाएं और मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाए। इतने पे मत रुकिए। खैर, हम लोगों ने मुकदमे किए, वकील किए, इसकी संघर्ष किया लंबा, और उसके बाद हाई कोर्ट का नमन कि उनके द्वारा ये कहा गया कि आप इनके मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं। इन्हीं लोगों के मुकदमे वापस लिए गए थे, इंडियन मुजाहिदीन के, जो बम विस्फोट में वांछित थे, अच्छा। और यही सब थे। तो तभी हाई कोर्ट ने कहा आप इनको पद्म विभूषण दीजिए। ये दोषी है या निर्दोष है, इसका फैसला, इसका निर्णय अदालत करेगी, आप नहीं करेंगे। ये राजनीतिक निर्णयों के आधार पर नहीं है। तो मैं पुनः आभार आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट का करूंगा, विद्वान न्यायाधीशों का करूंगा, जिन्होंने उस संकट की घड़ी में आकर के एक राष्ट्र हित में एक व्यवस्था और निर्णय दिया। वरना इनका बस चलता तो ये न सिर्फ एफआईआर कराते, चार्जशीट करते, और पूरी कार्रवाई जैसे एक हत्या अभियुक्त की होती है, उसमें ब्रिजलाल जी, जो आप राज्यसभा सांसद हैं, मेरे ऊपर और एसटीएफ के 40 अफसरान और कमांडोज के ऊपर करते, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। तो इनके हिसाब से हमने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो चरमपंथियों को गिरफ्तार किया था। हमें भी दरअसल उनको, उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए कि आपने, हुजूर, बहुत अच्छा काम किया। जो 3 जगह आपने बम विस्फोट किए, लखनऊ, तत्कालीन फैजाबाद, अयोध्या और बनारस में, और उसमें जो लोग मारे गए, दरअसल उन्होंने और भी बड़ी गलती की। दरअसल और मरना चाहिए था वहां पे। इन लोगों की कुत्सित मनोवृत्ति आपके सामने है। निर्णय जनता करेगी इनके घृणित मनोवृत्ति और इनके दिमाग की वायरिंग की। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कितना और गिरेंगे। और सर ताज्जुब की बात यह है कि ये जो साजिद मारा गया है, भाग रहा था, पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें मारा गया, उस पर ये कहा जा रहा है कि ये मामला तो अदालत में जाना चाहिए, जबकि वो जमात खुद तो सर तन से जुदा करने में सेकंड नहीं लगाती है। वहां तो उनको शरिया याद आता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ये तो अदालत में जाना चाहिए, ये तो गलत तरीके से मारा है पुलिस ने। बताइए, वो इतने तो कहेंगे जघन्य उनके अपराध बचाव के में, बाद। और उनको इससे स्वाभाविक है। वो हर ऐसे हत्यारे के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जिस राजनीतिक दल की आप बात करें, उसने तो कुछ सोच समझ करके अपने वक्तव्य के शब्दों का चयन किया, लेकिन यह साफ था उनकी अवधारणा कि इसमें पीड़ित पक्ष के कोई अधिकार नहीं है, आतताई के ही अधिकार हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, उनके ऊपर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कन्हैया कुमार की गर्दन काटी गई थी, 2 शब्द तब भी आपने नहीं कहा, और उम्मीद भी नहीं।
ऐसे नपुंसक सहानुभूति के शब्द और आंसू चाहिए भी नहीं। और जिस तरीके की घटिया हरकत, न्यायालय के सामने जाना चाहिए, लेकिन जब गोली चलती है और वो भी कानून की परिधि में एनकाउंटर होता है, तो न्यायालय जाने का अवसर नहीं रहता है। अवसर रहता तो जरूर जाते, लेकिन अवसर दिया नहीं। इसलिए जो हुआ वो भी कानून की परिधि के अंतर्गत हुआ। और वो परिधि क्या है? अपनी आत्मरक्षा में या दूसरे की आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग। गोली चलाई जाती है तो अपनी आत्मरक्षा में। इंस्पेक्टर बिश्नोई घायल है, तो ये जो लोग बचाव में आ रहे हैं उसके हत्यारे के, क्या ये आते? इनके बारे में कोई सहानुभूति के शब्द कहे? नहीं कहे। जब आपने पीड़ित पक्ष के लिए कोई सहानुभूति का पक्ष नहीं कहा, हमारे इंस्पेक्टर बिश्नोई के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा, तो आपकी कुंसित मानसिकता के लिए मैं यही कहूंगा, दो कौड़ी के आप और आपकी सहानुभूति। सर आप ये देखिए ना, लारेब हाशमी वाला कांड हुआ था, सरेआम कंडक्टर की गर्दन उसने रेतने की कोशिश की थी, उसके बाद भी क्या हुआ था? ये सारी की सारी जमात उसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक दफा आपने निर्णय कर ही लिया है कि इस तरीके के अपराध अगर होते हैं, तो आपकी मूक सहमत नहीं, आपकी प्रत्यक्ष सहमति है। उसकी आलोचना, निंदा नहीं, उसका आप समर्थन करते हैं, तो फिर ठीक है। फिर पुलिस भी अगर रगेत करके आपको मारती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और यही होने वाला है। जिस तरीके से आपकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, जब मैं आप कह रहा हूं, चरमपंथी, इंतहा पसंद, जिहादी माइंडसेट के लोग, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गया। बेंगलोर का किस्सा ले लीजिए। हम्म। बच्चा क्या कर रहा है? हनुमान चालीसा बजा रहा है, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है। उन कहते हैं नहीं, आप रमजान के दौरान आप हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते भाई? आप दिन में 5 बार बिना डेसिबल का ध्यान किए हुए आप लाउड स्पीकर पे, और सैकड़ों लाउड स्पीकर से आप करते, उस पर तो किसी ने आपत्ति की नहीं। यह सहिष्णुता है बहुसंख्यकों की। और एक बच्चे ने अगर अपनी दुकान में लाउड हनुमान चालीसा बजा दिया, तो उसे बड़ी आपत्ति है। आप मारपीट कर रहे हैं। और वहां रे पुलिस और वहां का शासन, गिरफ्तारी पूरी हुई नहीं, और हल्की धाराओं में गिरफ्तारी कर ली। और अभी जेल, जैसे किसी ने कहा था कल किसी प्रोग्राम में, हम्म। अभी जेल, उसके बाद बेल, और यही रहेगा खेल। अंजू जी, अगर आप जरा सा भी गंभीर होते, जो आपका मतलब शासन, प्रशासन, पुलिस, तो अब तक रासुका के अंदर निरुद्ध हो गए होते। इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए थी, लेकिन गंभीर नहीं है। वहां भी यही है। ऐसा कर दो कि दिखाई पड़ जाए कि कार्रवाई हो गई, और यह भी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो अंजू जी, इस तरीके के जो दोहरे मापदंड हैं कि इन्होंने हमला भी किया, कार्रवाई बड़े अनमने तंग से। मैं तो यहां तक कहता हूं अंजू जी, अगर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद और उत्तम होती, तो इनकी हिम्मत नहीं होती जाके सरे बाजार उस बच्चे को जाके चेक करते या उसके ऊपर आक्रमण करते। वो जानते थे शासन, प्रशासन, पुलिस हमारा है, हम जो चाहे गुंडागर्दी करें, हमारे खिलाफ कुछ होना नहीं है। ऐसे पुलिस कर्मियों को चाहिए, और ऐसे शासन प्रशासन को चाहिए कि वो वर्दी उतार दे और किसी और को दे जो कि इसके योग्य हो। जाहिर है, मैं कह रहा हूं अपने अनुभव से, आप वर्दी पहनने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने पीड़ित पक्ष को राहत नहीं पहुंचाई। और अगर राहत देना चाहते थे, तो बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी से जरा सीखिए कि प्रति उत्तर और तमाचा कैसे मारा जाता है, कि अब आप भूल जाएंगे चाकू चलाना। आप भूल जाएंगे चाकू चलाना। मैं तो ये भी उम्मीद करता हूं कि दूसरा जो आरोपी है, जल्द बदायूं की पुलिस उसको भी दस्तयाब करेगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो साजिद के साथ हुआ, वही चीज, वही कुर्बानी बेंगलोर मांग रहा है। तो वहां पर तो देखिए, जो इलाज बदायूं में हुआ वो तो भूल जाइए। यहां पर बिल्कुल लाल दवा या होम्योपैथिक की मीठी गोली खिला करके इनको बाहर कर दिया जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब तक उन सबकी जो गिरफ्तार किए गए थे कागजों पर, उनको खूब अच्छी तरीके से खिला पिला करके अब तक उनकी जमानत भी हो गई होगी। और फिर वो दोबारा हमला करेंगे। मैं बता दूं आपको, उनके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन, कोई 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं की गई होगी, एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई होगी, चल अचल संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। वो तो चूंकि इतना उग्र प्रदर्शन, इतना व्यापक जन सहयोग मिला कि इनके पास कोई विकल्प नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी दिखा दें। ये वो बेशर्म लोग हैं कि वोट बैंक की लालच में ये कुछ भी बेच सकते हैं। आप महिला, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं, इनका मौका चले, ये वैसे निर्लज्ज लोग हैं, ये क्या क्या और बेच देंगे। सर आप देखिए ना, वहां तो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, यहाँ तो योगी राज है। तुरंत
वो भागने की कोशिश कर रहा था साजिद, उसका हिसाब हो गया ना। वैसे भी योगी बाबा तो बोलते हैं कि इस चौराहे पे आप ये करेंगे, अगले चौराहे पे तो यमदेव खड़ा है, यमराज खड़ा है। ये भावना योगी जी को साधुवाद, यही भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का जगत आप देखें, एक किस तरीके के अभावग्रस्त एक परिवार ने आपको बुलाया विश्वास करके, आपने उस घर के दो चिराग की निर्मम हत्या कर दी। ऐसा तो आदमी पशु के साथ नहीं कर सकता है जो इसने दुधमोहे बच्चों के साथ किया। और उनका जब कानूनी एनकाउंटर होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले आ जाते हैं, उनकी बेशर्मी और बेहयाई। मैं तो ऐसा कहता हूं इनको भी बुला करनी चाहिए, ये बड़े भारी समर्थक हैं हत्यारों के, ये बड़े भारी समर्थक, इनको चिन्हित कीजिए और सारी सरकारी सुविधाएं इनकी करिए बंद, और इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे निर्लज्ज तत्वों का और ऐसे लोग जो कि जिहादी माइंडसेट के हैं। सर, हल्द्वानी वाली घटना हुई, नूह वाली घटना हुई, लारे वाली घटना हुई, कन्हैया लाल की घटना हुई। आप देखिए, एक इकोसिस्टम है इस देश में जो उन मुद्दों पर बिल्कुल खामोश बैठता है, लेकिन साजिद जैसे लोगों की पैरवी करने के लिए तुरंत सामने आता है। आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए ना, उनका गुणगान करने वाले भी कम नहीं है। उस घटना को ये कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि फलां पार्टी ने फायदा पहुंचाने के लिए घटना करवाई, क्योंकि बदायूं जो है, मैं नाम ले लेती हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। शिवराज यादव वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, इसको उस तरह का रंग देने की कोशिश हो रही है, जबकि सीधे सीधे दिख रहा है इसमें जाति की कोई या मजहब की कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे कितना विभत्स काम उसने किया, उसको ये सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। ताजुब की बात ये, 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं लोग इसको। अनर्गल प्रलाप और अपने बचाव के लिए बेहुदा प्रदर्शन और बेहुदा वक्तव्य प्रस्तुत करना। तो क्या दो बच्चों की हत्या क्या बीजेपी ने कराई है? इन्वेस्टिगेशन करा के देख लीजिए, और अगर हम बीजेपी ने हत्या कराई तो जिसने भी हत्या कराई है, चाहे बीजेपी का हो या सपा का हो या कांग्रेस का हो, उसको भी वही सेवा होनी चाहिए जो साजिद की हुई है। हत्या में किस बात का समझौता? राजनीति कहां से बीच में आएगी? राजनीति उनके लिए प्राण ऊर्जा देती है। सामान्य व्यक्ति जैसे हम और आप हैं, अगर हत्या हुई है तो कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजनीति इसमें जिसके लिए आती, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति ने जब अपना पीला चश्मा पहन लिया तो सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है। बधाई महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, हमारे लिए वो दो बच्चे महत्वपूर्ण हैं। जो मृतक है, मृतक का परिवार महत्वपूर्ण है। आपके लिए सीटें आती हैं, सीटें जाती हैं। आप ये दो बच्चे वापस नहीं ला सकते, ना आपका पार्टी का हाईकमान ला सकता है, ना आप ला सकते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं कि जो खून की कतरे वहां पर गिरे थे आप जाके उसकी सफाई कर दें। अरे आपका सामर्थ्य इतना दो कौड़ी का है कि आपके दो शब्द सहानुभूति के तो निकले नहीं आपके, और आप राजनीति कर रहे हैं। आपने एक भर्त्सना का एक शब्द नहीं कहा। सर, हाथरस की घटना के लिए जो छाती पीटते हुए वहां पहुंचे थे, उनकी जुबान से भी कुछ नहीं निकल रहा है। वो जी, भी इसको जी। राजनीति से जोड़कर देखते हैं। मतलब शर्मसार करने वाली बात तो ये है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तब ये मौका परिस्थिति, ये जो एक तरफा सहानुभूति होती, सहानुभूति जो जिसको मैं कह जाऊं सेलेक्टिव सिंपैथी, ये सिंड्रोम। सेलेक्टिव सिंपैथी, जी, सेलेक्टिव सिंपैथी, कि कहां सहानुभूति करनी है, कहां सहानुभूति नहीं करनी है। और जहां सहानुभूति करने में राजनीतिक लाभ ना हो, तो वहां सहानुभूति करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी चलाएंगे। ये बड़े कुंसित मनोवृत्ति के बुद्धिमान लोग हैं, और अपना स्वार्थ इनको मालूम है कहां सिद्ध होगा। ऐसा ना हो अगर यहां सहानुभूति कह दे नहीं बड़ा गलत हुआ, हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और हमारी संवेदनाएं, एक औसत आदमी कोई भी मारने वाला हो, कोई भी मरने वाला हो, यही तो कहेगा बहुत बुरा हुआ, मेरी सहानुभूति पीड़ित पक्ष के साथ है, और मेरी शासन प्रशासन से अपील है कि हत्यारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। लेकिन ये नहीं कहेंगे, फिर ये कहेंगे वो दरअसल इलेक्शन चूंकि आ रहा है, चूंकि सरकार का अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है, गोलमोल ढुलमुल बेपेंदी के लोटे की तरह जैसे हमको बयान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी मन कर्म वचन से बहुसंख्यकों को के समर्थन में हमें देखा जाए या अल्पसंख्यकों की आलोचना में देखा जाए। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ये तो सेल्फ गोल हो जाएगा, ये हम थोड़ी करेंगे। तो अंजू जी, ये सारा खेल इसी बात का है। इसीलिए इनकी बेशर्मी के ऊपर कदाचित शेक्सपियर ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। बिल्कुल सही। और सर, आप देखो, तौकीर रजा टाइप लोग जो भड़काते हैं, तौकीर रजा जिस तरह से जेल भरो आंदोलन करने चला था, अब जेल में ढूंढने के लिए देखिए लापता हो गया, वो तो मिल ही नहीं रहा है।
अब जब गिरफ्तारी जो के लिए 2010 का बरेली दंगे में उसका नाम आ गया तो गायब हो गया है। और इसी तरह के लोग तो भड़काते हैं इन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं। इनको भी तो अंदर डाला जाना चाहिए, तौकीर तो मिल ही नहीं रहा है सर। वो तो इतनी बड़बोलापना था, तो हमने सुना है कि वो बुर्का पहन करके भाग गया। अब बहरहाल अब उनसे पूछिए कि आप तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह के अलावा, लेकिन वहां थाने का एक सिपाही आ गया तब तो आप पिछवाड़ से बुर्का पहन के भाग गए। वो सारे आपकी जो है वचन बहादुरी कहाँ चली गई? इसी तरह मैंने कहा जो समाज में विषाक्त वातावरण फैला रहा है, हम नौजवानों को हम फिर अपने कब्जे में नहीं कर पाएंगे, फिर नौजवान हम्म। हमारे बेकाबू हो जाएंगे, हम उनको काबू में नहीं कर पाएंगे। अरे तुम कौन से ठेकेदार हो गए हो अपने नौजवानों के? नौजवान कानून के उसमें काबू करेगा, और जो कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, कानून है, संविधान है, वो कर लेगा। आप अपने को खुदाई खिदमतगार बन करके उनके ऊपर, ऐसा ना हो कि मतलब आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक पावर है जो खुदाई खिदमतगार की तरह अब आप काम करेंगे, वो भूल जाइए। और ऐसे आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे तत्वों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अंकुश आवश्यक है। बिल्कुल सर। और अभी तो साजिद ही 72 हुरों के पास पहुंचा है। उम्मीद यही है कि जो दूसरा वाला बचा भागा फिर रहा है उसके साथ भी यही होना चाहिए, उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार पुलिस को करना चाहिए। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम।